आदम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। दोस्तों, ड्रामा एक हैरत अंगेज़ आफाकी फ़न है जिसमें शुरू से ही समाज और तहजीब की तर्जुमानी की गई है। उर्दू ड्रामे ने हर दौर में समाजी हम आहंगी और कौमी एकजहती के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया है और हिंदुस्तान के बैनुल मज़ाहिब समाज और माशरे की अक्कासी की है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए ड्रामा सबसे बेहतरीन और मौसर मीडियम है। ड्रामा इंसानी माशरे की अक्कासी करता है और इसके ज़रिए फ़नकार समाज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल को पेश करते हैं। हिंदुस्तानी ड्रामे के आगाज़ से ही इसमें उर्दू ज़बान की शमूलियत रही है और उर्दू के अलावा दूसरी ज़बानों में पेश किए जाने वाले ड्रामों में भी उर्दू ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ड्रामे के आगाज़ से ही हर दौर में ड्रामे को लोगों ने खूब पसंद किया। हिंदुस्तान और बैरून ममालिक में भी उर्दू ड्रामे को आम आदमी से जोड़ने में खादर अली बेग फाउंडेशन ने अहम किरदार अदा किया है। मखमली नीला आसमान, और इसका सारा सहरा पद्मश्री मोहम्मद अली बेग के सर जाता है। मोहम्मद अली बेग की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि दूसरी अहम ज़बानों जैसे इंग्लिश, तेलुगु, तमिल वगैरह में न जाने कितने मशहूर व मारूफ ड्रामों में अनगिनत किरदार अदा करके थिएटर में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का दिल जीता है, बल्कि ड्रामे को एक नई जहत अता की। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थिएटर के मंझे हुए अदाकारों के साथ बहुत सारे ड्रामों को डायरेक्ट भी किया। ऐसा करके मोहम्मद अली बेग ने न सिर्फ हिंदुस्तानी और आलमी थिएटर की दुनिया में एक अलग शिनाख्त कायम की है, बल्कि अपने वालिद मरहूम खादर अली बेग के ख्वाबों को पंख लगाकर एक नई परवाज़ दी है। मोहम्मद अली बेग साहब को सबसे कम उम्र में थिएटर की दुनिया में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्होंने तमिल फिल्म आरोही के ज़रिए फिल्म एक्टिंग की शुरुआत की। सिनेमा के दरवाजे इनके लिए खुल गए। मशहूर तेलुगु फिल्म कालिंगा में भी अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया की इस दौर में नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज़ बाहुबली में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मोहम्मद अली बेग को एक और एजाज़ हासिल है कि मशहूर मारूफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें थिएटर परफॉर्मेंस के लिए मदऊ किया। बहरहाल नाजरीन, दक्कनी अंदाज में हो या हैदराबादी थिएटर के ज़रिए मोहम्मद अली बेग हर ख़ास व आम की पसंद बने हुए हैं। तो आइए हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में ड्रामों की दुनिया का बेहतरीन अदाकार और उर्दू दुनिया का मायानाज़ फ़नकार पेश है आपके रूबरू पद्मश्री मोहम्मद अली बेग। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया था है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, बुलाने का शुक्रिया, ज़रा नवाजी, और आपकी सियासत टीवी के नाजरीन को मेरा आदाब सलाम। शुरुआत आपके हम बचपन से करना चाहेंगे कि बचपन में जो वाक़यात आपके साथ गुज़रे हैं या फिर कल के हैदराबाद को और आज के हैदराबाद में जो तब्दीली आई है उस बारे में बताइए। सारी ज़िंदगी बचपन की यादों पे ही गुजर गई है। अच्छा। लड़कपन और बड़े होने के बाद बड़ा फेरी टेल बचपन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ हम पैदा हुए सरुनगर नाम की एक जगह है शहर से कुछ दूर, वहाँ पे 105 एकड़ का खुला आंगन कहिए हमारे लिए। अच्छा। दादा हजरत का फार्म था घोड़ों का, 100 घोड़े। वहाँ पे आम के दरख्त, तंजीर के पेड़, अंगूर का बाग, घोड़े, बकरे, माशाल्लाह पोल्ट्री फार्म। हाँ। और ये सब इसमें जो है बड़ा हेरिटेज अफजलुद्दौला साहब के ज़माने का अहमद बौला बाग पैलेस था जहाँ पैदा हुए बड़े हुए। अच्छा। वीरानी भी थी
और उस वीरानी में मान लीजिए उस एक्सपेंस में हमारा बचपन गुजरा। अच्छा। मैं और मेरे 2 भाई। और उसका डिसएडवांटेज ये रहा कि कोई पड़ोस नाम की चीज़ थी नहीं, अच्छा। क्योंकि अगले 5 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल आदम था। ज़ात नज़र नहीं आती। अच्छा। तो बचपन में मैं उमूमन कहता हूँ कि खिलौनों से ज़्यादा हमें घोड़े और पोनियों से खेलने का मौका मिला। अच्छा। ये जैसे मैंने कहा ऊपर वाले का करम रहा। और जो इंस्पिरेशंस होते हैं आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में, बचपन में, वो घर में ही मौजूद थे। अच्छा। कहिए जो एक लड़के के लिए अपने बचपन में हीरो होते हैं, जिसको हीरो वर्शिप करते हुए बड़ा होता है, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की बड़ी होती है, तो वो घर में थे। दादा हजरत अच्छा। आर्मी ऑफिसर थे, पोलो चैम्पियन थे, वर्ल्ड अच्छा। रिकॉर्ड है उनके पोलो का। माशाल्लाह। वलीद बहादुर के स्पेशल अटैचे थे। तो जब हम देखते थे उनको हर तरीके से, उनकी फ़िज़िक, उनकी हेल्थ, माशाल्लाह उस ज़माने में, उस बुज़ुर्गी में भी वो हम सब से ज़्यादा फिट हुआ करते थे। और खैर वो दौर और था, वो हालात और थे। वो उनको देख कर के एक इंस्पिरेशन मिलता था कि अच्छा। वर्ल्ड चैम्पियन इंग्लैंड, फ्रांस में पोलो खेला करते थे। वालिद साहब थे जो मेरे हीरो रह चुके हैं। उनकी क्रिएटिव जीनियस या क्रिएटिव ग्रेटनेस ही अब तक हमें और हमारे काम को इंस्पायर करती आई है। तो कई मान लीजिए प्रिविलेजेस भी थे, कई डिसएडवांटेजेस भी थे। अच्छा। ऐसे माहौल में जहाँ एक लड़का बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहेगा, उससे हम महरूम रह गए थे। अच्छा। क्योंकि हमेशा ये था कि आप किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। वो किसी के भी साथ जाके आप क्रिकेट नहीं खेल सकते और पतंग नहीं उड़ा सकते, ये सब नसीब नहीं हुआ। जो भी दोस्त थे या यार थे या दोस्त थे, दुश्मन थे, जो भी थे, वो अपने 2 भाई थे। अच्छा। उन्हीं से खेलना, उन्हीं के साथ लड़ना, तो इस तरह का बचपन गुजरा। अच्छा बेग साहब, आपकी तालीमी काबिलियत के बारे में अगर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल मैं समझता हूँ काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपनी तालीमी काबिलियत को रू रवां करके आपको मायूस नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। बिल्कुल कम काबिलियत है तालीमी। अच्छा। मैं साइंस का ग्रेजुएट रह चुका हूँ, अच्छा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी BSc। लेकिन यहाँ एक लर्निंग है कि मैं उन लोगों में से हूँ who don't believe in academic qualifications। देखिए, एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है, लिटरेसी अलग चीज़ होती है। और आदमी को एजुकेटेड होने के लिए ज़रूरी नहीं है वो कोई इदारे से वाबस्ता रहा हो, या फ़लाँ स्कूल से, फ़लाँ कॉलेज से, या फ़लाँ डिग्री लेके आया हो। अच्छा। मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में बिलीव करता हूँ। मेरे पास एडवर्टाइजिंग की कोई बेसिक तालीम नहीं है, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा, 450-500 फिल्में एडवर्टाइजिंग की बना चुका हूँ। थिएटर की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। एक बड़े इंस्टीट्यूशन से बड़ी सनत है। अच्छा। वो मेरे वालिद बुजुर्गवार के ख़दमों की, वालदा साहबा के ख़दमों के धूल का सदक़ा आप मानिए। ये डिग्रीज़ हैं जिसको मैं लेके आगे बढ़ता हूँ। दादा साहब का इंस्पिरेशन रहा है। बेशक। इन्हीं डिग्रीज़ को लेकर वहाँ से यहाँ तक अच्छा। सफ़र रहा है। अच्छा। उसी की बनिस्बत, उसी के बूते तय हुआ है। जैसे अच्छा। मैंने कहा, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, और हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मैं हमेशा सोचता रहा कि वाकई आप जो सीखते हैं अपने स्कूल कॉलेज में, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि आपके बड़े होने के बाद क्या वाकई वो तालीम काम आती है। बेशक। ये मैं हमेशा सवाल करता रहा। यहाँ तक कि ड्रामा स्कूल में या फिल्म इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है, जो करिकुलम है, वो लिखे गए हैं 1970-1975 में। पढ़ाने वालों की टेक्निक और हर चीज़ मैं समझता हूँ वहीं तक महदूद रह गई है। तो वो पढ़ाया नहीं जाता जो एक एक्टर को या एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल को अपने सेट पे या अपने वर्किंग डेस्क पे वाक़ई काम आए। तो उसकी मैं ज़्यादा ज़ाती तौर पे अहमियत देता नहीं हूँ मैं, लेकिन जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी रहा है। कम उम्र में बहुत लोगों के साथ
काम करने का मौका मिला है। बिल्कुल, वो तो मैं आगे जानूंगा बेग साहब, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपके विरसे में मिले जी। फन को आगे बढ़ाने के बजाय आपने किसी और फील्ड को अपनाया, जी। इसकी वजह क्या रही? ये रहा कि उतना कॉन्फिडेंस मेरे में था नहीं कि मैं अपने दादा के फील्ड को अपनाऊं, अच्छा। यानी पोलो प्लेयर बनूं। अच्छा। हमेशा ये सोचता रहा कि भाई वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उनके एक सेट बेंचमार्क है, उनका स्टैंडर्ड है। मैं राइडिंग काफ़ी करता रहा, एमेच्योर अच्छा। राइडिंग करता रहा और बहुत शौक़ है मुझे घुड़सवारी में। जैसे मैंने कहा, बचपन में खिलौनों से ज़्यादा घोड़ों पे हमारी परवरिश हुई और खेलते बड़े हुए। तो मुझे जब मैं सीखने लगा राइडिंग और ख़ुद करने लगा राइडिंग, ड्रेसाज वगैरह, शो जंपिंग वगैरह राइडिंग क्लब में, हमेशा से तुलना रही या कंपैरिजन रहा दादा के काम के साथ। अगर मेरी सीट, जो माना जाता है घुड़सवार की पहचान उसकी सीट से होती है, उसकी बैठक से, तो एक खुदादाद एक सलाहियत थी, जो घोड़े पे पहली बार बैठे तो वही सीट अपना लिया। तो लोग कहते थे देख कर के, ये तो महमूद अली बेग साहब का पोता है, इसकी तो सीट होनी चाहिए ऐसी, यू नो। शहसवार थे तो ये भी, तो ये मेरे जहन में रहते कि भाई शहसवार थे और ये शहसवार का पोता है। खुदा न खास्ता कहीं आप उस रिकॉर्ड तक ना पहुंच पाए, उस बेंचमार्क को के करीब भी ना जा पाए, तो शायद उनके अचीवमेंट्स को मैं डाइल्यूट कर दूंगा। इसी तरह से बाबा की जो थिएटर थी, मैं ये सोचता रहा कि अगर मैं, उनका काम इतना वसी और इतना मियारी था कि मुझ में इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं था कि मैं उनके काम को, उनके लाइन को अपनाऊं और इस कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ सकूं कि मैं भी उनके सेट बेंचमार्क में, उस फ्रेमवर्क में बैठ सकूं। अच्छा। ये आज भी अगर आप पूछे ऑनेस्टली तो उनके प्लेस जो किए हुए हैं मैं वो टच नहीं करता। अच्छा। मैं अपने प्लेस उनके अंदाज में करता हूँ, ताकि अभी भी अगर उनके कोई प्ले उठा, नाजरीन के जहन में अभी भी, हैदराबाद के, हिंदुस्तान के ऑडियंस के जहनों में हमसे जुदा होकर पर्दा फरमा के 36-37 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके जहनों में खालिद अली बेग साहब का सखाराम बाइंडर हो, या बर्फ़ की मीनार हो, या किले में खुली कुतुब शाह हो, या खिलवत मुबारक में महबूब दक्कन हो, ये उनके जहनों में बसा हुआ है, रेशम की डोर। तो मैं उस कंपैरिजन में नहीं आना चाहता कि भाई उस ज़माने में 1970, 75, 80, 85 में उन्होंने ये किया है, अब उनके साहबजादे ये करने निकले हैं, या इन्होंने ऐसा किया, लग गया और अच्छा हो गया तो समझिए तारीफ़ हो जाएगी और कहेंगे हाँ भाई उनके फर्जंद है, वो तो एक्सपेक्टेड ही था, वो तो और क्या, उससे कम तो कुछ तवक्को थी नहीं। लेकिन कहीं अगर उस मियार तक ना पहुंच सका तो शायद उनके अचीवमेंट भी डाइल्यूट हो जाते, तो ये कॉन्फिडेंस मुझे में था नहीं। अच्छा। तो मैं, और उसके अलावा थिएटर, हालात बदल रहे थे घर में, जो 100 घोड़े थे वो नहीं रहे, हुकूमत बदल गई, सारे माहौल बदल गया। 100 घोड़े तो छोड़िए, एक घोड़ा भी पालना, उसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल था बदलते हालात में। और हम खुद भी सरूर नगर से, अहमद बौला बाग से शहर में हमको मुंतकिल होना पड़ा, जहाँ दादा की हवेली थी, वहाँ बाद ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा। जब मैं देखता था, एक तो राइडिंग या रेसिंग या पोलो में जा नहीं सकता था मैं, और फिर थिएटर जिस करीबी से देख पाया बाबा को रिहर्सल करते हुए महीने, और उनके हिस्टोरिकल पेजेंट्स हुआ करते थे, तो बड़े बड़े सेट, बड़े कॉस्ट्यूम, हेडगेयर, फुटवेयर सब कुछ बनते थे महीनों। और उस ज़माने में ये था कि 1 या 2 ही शो होते थे और फिर कुछ दिल्ली या बम्बई ट्रैवल करते थे, इतने कॉमनली बाहर शोज़ होते नहीं थे और इतने रिपीटेड शोज़ हुआ नहीं करते थे। तो जो आर्काइवल वैल्यू होती है थिएटर की, आर्काइवल लाइफ होती है एक प्ले की, चाहे आप महीना भर रिहर्सल करे हों या 2-3 महीने करे हों, वो 1 शो, 2 शो, 10 शो तक महदूद रहती है। बेशक, वो तो है। और मेरे 15-20 साल पहले बना हुआ एड फिल्म आप उठा के देखिएगा, अभी भी मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। थिएटर की एक तो ये आर्काइवल वैल्यू का मुझे अंदाज़ा था आपको? अंदाज़ा था, और जो थिएटर की इंटेंसिटी होती है वो मुझे घुटन सी हुआ करती थी, एक खिनौनापन थिएटर में होता था। अच्छा। सीरियसनेस हुआ करती थी,
उससे मैं थोड़ा सा मुतफ़िक़ नहीं था। अच्छा। अब थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड कहिए आप, एक टीनेजर होने के वक्त था या जो भी था, तो वो मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं आप, जो भी मैग्नेटिज्म का ऑपोजिट वर्ड होता है वो दूर करता गया। मैं कहा ये मेरे लिए नहीं है, इतनी इंटेंसिटी मैं लगा नहीं सकता, और ये 2 महीने 3 महीने एक प्रोडक्शन पे लगाइए और फिर 2 रात में सब कुछ गायब, स्टोर रूम में चले जाते हैं, अभी भी रखे हैं उनके सेट, और ये मेरे खुद प्लेस के रखे होते हैं। तो मुझे फास्ट मूविंग इमेजेस अट्रैक्ट करने लगे, एडवर्टाइजिंग अट्रैक्ट करने लगी, जहां आपका टर्न अराउंड टाइम 1 हफ्ते 2 हफ्ते का हो, लेकिन आर्काइवल वैल्यू, शेल्फ लाइफ उसकी सालों की है, दहों की है, 10 15 20 साल की है। You aren't nervous, are you? You're looking gorgeous. लेकिन विक साहब, हम जो देखते हैं माशाल्लाह आपने वो कर दिखाया जो यानी बाई ब्लड जो आता है। पहले तो आप में खौफ था, एक डर था कि भाई आप महदूद दायरे में रहना नहीं चाह रहे थे, तभी तो आपने एड मेकिंग से जुड़ गए। लेकिन जब हम अब देखते हैं तो आपने इतनी कम उम्री में शबाना आज़मी जैसे लेजेंड आर्टिस्ट, फारूक शेख, अनुपम खेर, कबीर बेदी, जेके श्रॉफ जैसे यानी महारती आर्टिस्टों के साथ जो आपने डायरेक्शन दिया, इसका तजुर्बा कैसा रहा वो हमें बताइए। जी, ये बाद में मैं जब एडवर्टाइजिंग में गया और इतने मुल्कों में, 7 मुल्कों में इतनी सारी ग्लोबल ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, कई अवार्ड्स मिले, काफ़ी सराहना हुई हर जगह। हार्डली मैं कॉलेज से बाहर निकला हुआ था, तो लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो था थिएटर से होने का, या मान लीजिए कादिर बेग साहब के फर्जंद होने का, अच्छा, वो कुछ चिप्स थे शोल्डर पे जैसे कहते हैं उस अच्छा, चिप्स को लेके ब्लॉक्स बनाते हुए हम आगे निकल गए। और वो बाद में ये हुआ था कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गई थी, जो मेरी थिएटर की लर्निंग थी वो एड इंडस्ट्री में काम आने लगी, एड इंडस्ट्री की जो लर्निंग थी वो बाद में थिएटर में काम आने लगी। तो बाद में लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्शन बहुत स्लिक होते हैं, फलां फलां होते हैं, तो मैं कहूँगा ये दोनों चीज़ों का एक मेल था जो नाजरीन के बेनिफिट के लिए आ गया। अब इन सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने का तजुर्बा अच्छा रहा, उसी कॉन्फिडेंस से उनको डायरेक्ट किया। मेरे लिए किसी के साथ भी काम करना हो, चाहे वो सीनियर हो, बड़े स्टार्स हों, या कोई बिल्कुल ही फर्स्ट टाइमर हो, ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे प्रोफेशनल रिस्पेक्ट ज़रूरी हो, म्यूचुअल प्रोफेशनल रिस्पेक्ट हो, और एक पर्सनल रैपो हो। He ran to the other side, into the by lane. The man was nowhere. He wasn't nowhere as if it was him. अब भाई कोई तुरमखा होंगे, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपसे क्या कहते हैं मेल नहीं खाता, या आप मुझसे मेल नहीं खाते, तो मैं नहीं समझता कि वो काम करने का एक सही प्लेटफॉर्म होगा। या हम दोनों मान लीजिए बहुत ही शफाकत से, मोहब्बत से काम करते हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनल रिस्पेक्ट नहीं है, वो मैं नहीं करता। तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि वो दोनों चीज़ें हों, एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट हो और म्यूचुअल पर्सनल बॉन्डिंग हो। तो जिन कलाकारों के साथ भी काम किया है मैंने, बाबा के साथ जो काम करते थे कई बुज़ुर्ग कलाकार, उनके साथ काम करता हूँ, उनके बेटे पोतों पोतियों के साथ काम करता हूँ। If I'm hurting you, Mama, I really don't mean to. When you move here after the wedding, Move where? here to Chicago for a while. A while. What's so? तो ये ज़रूरी होता है कि उनके पास ये चीज़ें हों, काम आसान हो जाता है। अब जिन साबिन का आपने नाम लिया, काफ़ी लर्निंग्स रहे हैं, आई एम श्योर वो भी शायद उनसे बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे क्या लर्निंग मेरे साथ थे। जिस तरह से थिएटर को मैं अप्रोच करता हूँ, उनका स्कूल अलग है बिल्कुल। लेकिन कई अच्छी चीज़ें खेर साहब को जब डायरेक्ट कर रहे थे, हम बड़ा अच्छा ये दिखा कि उस उम्र में भी, उस स्टेचर में भी एक आर्टिस्ट के लिए पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन कितनी ज़रूरी होती है। बेशक। एक हम पंखड़ियाँ जो मखदूम मोइनुद्दीन साहब और अली सरदार जाफरी साहब के
नज़मों पे बेस्ड एक प्रोडक्शन करते थे। मैं, अनुपम खेर, कबीर बेदी इसमें थे। मैं बताऊं, जब रिहर्सल हो रहे थे और शो था, वो कोई बड़ी फिल्म कर रहे थे बम्बई में, यश चोपड़ा साहब की। उनको यहाँ रिहर्सल के लिए आना था एक डेट पे जो फिक्स हो गई थी। अच्छा। तो उस शो को करने का उनका जो कमिटमेंट था, उनकी शूटिंग एक्सटेंड हो गई थी और एक्सटेंड होते होते वो शेड्यूल आ करके हमारे रिहर्सल शेड्यूल में मिल गया था। अच्छा। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो उम्र और स्टेचर पे, वो ये था कि 2 बजे उनकी रात में बम्बई में शूटिंग ख़त्म हुई, 6 बजे की उन्होंने फ़्लाइट ली, 8 बजे हैदराबाद में मेरे साथ वो अपने स्क्रिप्ट लेके हाजिर हैं, बोलते क्या हैं बात। रिपोर्टिंग सर। क्या बात। मतलब ये कोई अफसाने नहीं है, नहीं, बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं। अगर वो इतने उम्र में बड़े हैं, अगर वो लेट भी आते और कहते भाई साहब 2 बजे शूटिंग ख़त्म हुई, मैं 6 बजे की फ़्लाइट नहीं ले सकता, मैं 10 बजे की फ़्लाइट करा सकता हूँ, और क्या 2 बजे रिहर्सल हो सकते हैं, तो उसमें कोई ख़बात नहीं थी। लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म था। उन्होंने कहा ये दिन में ये टाइम पे आपके पास रिहर्सल के लिए आ रहा हूँ, और वो आ गए। कबीर बेदी साहब के साथ एक अच्छी लर्निंग ये थी कि हम यही प्रोडक्शन कर रहे थे, तब एक अच्छी बात उन्होंने कहा, मोहम्मद एक चीज़ याद रखो अपने करियर में, जब आपके क्रिटिक्स बढ़ जाते हैं जी, तो मान लीजिए कि आपकी शोहरत बढ़ेगी। कभी आपके क्रिटिक्स से, मतलब जो आपके काम की सराहना करे बगैर या उसको बिल्कुल अच्छी तरह देखे बगैर, सिर्फ उस पर क्या कहते हैं, तोहमत लगाते जाएंगे कि तनखीद करते जाएंगे कि भाई आपके उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं था, आपका फ़लाँ ये नहीं था, वो नहीं था। वो पंजाबी बोलते, उनकी मदर टंग पंजाबी है, अंग्रेज़ी भी नहीं है, लेकिन वो उर्दू के अशार बोल रहे थे, अलगी सरदार जाफरी साहब के लिखे हुए। तो एक किसी प्रेस क्रिटिक ने लिख दिया कि कबीर बेदी का यहाँ तलफ़्फ़ुज़ फ़लाँ था क्योंकि वह इंग्लिश स्पीकिंग एक्टर है। उन्होंने कहा मैं इंग्लिश स्पीकिंग एक्टर नहीं हूँ, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है। तब उन्होंने कहा कि एक चीज़ याद रखिए, आप जहाँ ये तनखीद करने वाले बढ़ जाएंगे, आप ये मुतमईन रहिए कि आपकी शोहरत भी बढ़ेगी। तो काफ़ी लर्निंग्स रहे म्यूचुअल, जैसे मैंने कहा, हमारे उनके बीच। माशाल्लाह। लेकिन बेग साहब, आपका जो टर्निंग पॉइंट है उसका मैं तस्करा ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जो आप प्लेस से जुड़े, क्योंकि आपकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट सी हो गई थी, आप बेंगलुरु सेटल हो गए थे, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। बाबा की 20वीं बरसी थी जी। मुझे याद है उर्दू हॉल में, जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, INPR मिनिस्ट्री वगैरह उनकी 20वीं बरसी मना रहे थे, और हिंदुस्तान के नामवर डायरेक्टर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट वगैरह थे। वो एक टर्निंग पॉइंट सा था, क्योंकि मैं वहाँ गया था महज वालदा साहबा के साथ उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, मतलब उनका आर्ली या खादिम समझिए आप, उस इजलास में जा रहा है, उस तरह से बेंगलुरु से आया हुआ था मैं। अच्छा। और वहाँ गया, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आपको ये कुछ बोलना है वालिद साहब के बारे में, क्योंकि वहाँ फ़लाँ फ़लाँ साहबीन बोल रहे हैं। और मैं वहाँ से आया और 400-450 फिल्में बना के, और उस साल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एड फिल्म था वो मेरा ही बनाया हुआ था। तो इस क्या कहते हैं आप, हाई हॉर्स पे हम बैठे हुए थे, वहाँ गए अम्मी के साथ कि भाई ये तो उर्दू की महफिल है, और इतवार को 11 बजे ये भी कोई वक्त होता है कोई उसका। खैर गए वहाँ जाने के बाद जब बुलाया गया स्पीच देने के लिए, तो कुछ पॉइंट्स मैं नोट करके आया था कि भाई ये बाबा के बारे में मैं बोलूँगा। और वहाँ जाने के बाद जब इन शख्सियतों को देखा, और सामने वालदा मोहतरमा बैठी हुई हैं, और एक बड़ा इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर था। सब जो बात कर रहे थे वो इस तरह बात नहीं कर रहे थे कि इनकी बाबा की 20वीं बरसी पे बात कर रहे हैं, किसी की आंखें नम, किसी की आवाज़ चोक कर रही है। तो ऐसे लग रहा था कि उनकी 20वीं बरसी नहीं, बल्कि उनको गुजरे शायद 1 या 2 दिन हुए। क्या बात। और मैं सोचता रहा कि भाई ये लोग जो बात कर रहे हैं, इतने उमूमन होता है कि ऐसे मौक़ों पर आप लिख करके स्पीच लाते हैं और पढ़ देते हैं, और फिर
फिर अपना वक्फा भी खिराज 20 दे साल देते का हैं। था। जी जी, 20 साल वक्फा के भी बाद 20 साल का था। जी। और सिर्फ उनके काम के बारे में नहीं, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके ज़ाती डिटेल्स, तो मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मैंने कहा ये भरा हुआ संडे 11 बजे एक एक सीट भरी हुई, एक्स्ट्रा सीट पीछे डाली जा रही है बाबा को खिराज देने के लिए, लोग वक्त निकाल के आए, जबकि मैं खुद सोच रहा हूँ कि संडे 11 बजे ये कौन सा वक्त है यार किसी इजलास का। और बड़ा शर्मिंदा, पानी पानी हो गया। और इस वजह से भी कि ये लोग सब जिस शख्स के बारे में बात करें वो मेरे वालिद बुजुर्ग थे, और मैं उनकी इंडस्ट्री, उनकी फील्ड, उनकी मिरास छोड़ करके ये कोई फास्ट ट्रैक, फास्ट लेन में अपनी F1 कार लेके वहाँ पे तीर मारने निकल गया हूँ। और जब बोलना शुरू किया तो वहाँ बोलती बंद कि भाई बात तो आप करना चाह रहे हैं अपने वालिद के बारे में, लेकिन आपने जहमत ही नहीं की ये जानने की कि क्या क्या झंडे उन्होंने गाड़े अपनी फील्ड में उस ज़माने में, जबकि टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं। हैदराबाद जैसे शहर में टैलेंट बहुत कम था। आज हम समझते हैं कि बड़े तीर मार रहे हैं, स्मार्टफोन पे हर टैलेंट, रिसोर्स, हर चीज़ अवेलेबल। यहाँ बैठ के मैं चाहे लंदन में हो या सिंगापुर में हो या कनाडा में शो फिक्स कर सकता हूँ 4-6 घंटे के वक्फे में। और उस ज़माने में आपको पता है किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं थी, और उस ज़माने में वो किया करते थे। वो एक टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ का। जहाँ IRNPR मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि भाई सही खिराज खादिल बेग साहब को यही होगा कि सिर्फ एक जलसा ना करें बल्कि उनके नाम से एक थिएटर क़ायम करें, एक फाउंडेशन शुरू करें। वालदा मोहतरमा उसकी चेयरपर्सन रही और उन्होंने कहा कि उनके फर्जंद मोहम्मद अली बेग उसको हेड करेंगे। वहाँ से ये जिम्मेदारी शुरू हुई और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने वो टर्निंग पॉइंट नसीब किया ज़िंदगी में, वरना आज भी शायद मैं बेंगलोर से बैंकॉक, बैंकॉक से लंदन, न्यूयॉर्क एड फिल्म सही बात बनाते फिरता। आपने अभी टेक्नोलॉजी की बात की, जदीदियत की बात की, तो बेग साहब एक दौर था जब ड्रामे की बड़ी अहमियत होती थी, लेकिन जब से टेलीविज़न हमारी ज़िंदगियों में जगह बनाई और अब सोशल मीडिया आने के बाद आप किस तरह इसको देखते हैं? जी, थिएटर की जो अहमियत थी वो है और इंशाल्लाह वो रहेगी, क्योंकि जो थिएटर का ज़ौक़ रखने वाले हैं वो किसी और चीज़ से मुतमईन नहीं होंगे। आज भी आप देखिएगा जब हम उर्दू थिएटर करते हैं क़िले में या चौमुल्ला पैलेस में या रविंद्र भारती में या दुनिया के किसी भी कोने में 1000-1200 लोग आ जाते हैं, 1000-1500 रुपए के टिकट लेकर के। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि भाई बावजूद टेलीविज़न के, बावजूद यूट्यूब के, बावजूद आपके सोशल मीडिया के, थिएटर है, थिएटर रहेगी। अच्छा, जब वनडे क्रिकेट आया तो लोगों ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई, फिर 2020 आया तो उन्होंने कहा कि वनडे ख़त्म हो गया, लेकिन सभी चल रहे हैं। अब होता है कि कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज सहूलत की हो जाती हैं। अब बैठ के कुछ अपने फ़ोन पे देख लें, लैपटॉप पे देख लें, टीवी पे देख लें, लेकिन कुछ चीज़ें होते हैं जिसका जायका उठाने के लिए आपको बिरयानी दम देनी पड़ती है। उसको माइक्रोवेव में आप दम नहीं दे सकते, दे सकते हैं लेकिन उसका जायका नहीं, उसका वो जायका नहीं आएगा जो आप दम देख कर कोयले पे और लकड़ी के सांचे पे उसको बनाएंगे। सही बात है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर थिएटर, वहाँ पैर जमाने के लिए रिलेशन या फिर किसी बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है? आज के हालात में ये बड़ा टची सवाल है, लेकिन मैं नहीं समझता इसमें कोई क़बाहत है। अगर कोई आप ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कोई बैकग्राउंड है, तो ये आपके लिए एडवांटेजियस हो जाता है। बाज़ वक्त ज़्यादा डिसएडवांटेजेस इसलिए हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी फील्ड में जब आपका ख़ानदान रह चुका हो, आपके बुज़ुर्ग रह चुके हों, तो वहाँ कंपैरिजन होने लगता है। तो वहाँ अपना लोहा मनवाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग में जब मैं गया, इतने कॉन्फिडेंस से गया कि मुझे कुछ वहाँ प्रूफ करना किसी को नहीं था। अगर मैं फिसल के गिर भी जाता तो
10,000 में से एक नौजवान कोई आया था कॉलेज से निकल कर एडवर्टाइजिंग में अपनी पहचान बनाने के लिए, हो गया, ख़त्म हो गया, मिट गया, चले गया, या अपना नाम बना लिया, जो भी है। वहाँ किसी से कंपैरिजन नहीं होता था, और वही फ्रीडम थी वहाँ पे जहाँ जिस फ्रीडम के साथ मैं काम करता रहा। थिएटर में वो फ्रीडम नहीं है। थिएटर में हमेशा, एक तो थिएटर बहुत ही सैक्रोसैंक्ट है, क्योंकि मैं बाबा को खिराज के लिए करता हूँ, तो अपने अदबी अखलाक़ी दायरे में रह करके करता हूँ। दूसरी चीज़ ये हमेशा ख़दशा लगा रहता है कि ये कंपैरिजन हो रहा है, भाई उनके फ़र्जंद होने के नाते या किसी के पोते होने के नाते। और हैदराबाद जैसे शहर में जहाँ हर दूसरा आदमी माशाल्लाह आपको जानता है, आपके वालिद को, आपके वालदा को, दादा को, भाइयों को जानता है, वहाँ तो छींकना भी मुश्किल सा हो जाता है। मुश्किल सा होता है कि उसके बाद दस्ती आप अपनी जेब से निकालें या टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था जी। आपने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। पर जमाने की बात मैंने की जी इंडस्ट्री हो या थिएटर हो, जी, तो इसके कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने कहा जितने एडवांटेजेस हैं उतने डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको मान लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, आपको एक लॉन्च पैड मिल जाएगा, उसके आगे अच्छा, आप सबसे पॉपुलर फील्ड बॉलीवुड देखिए हिंदुस्तान में, नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन एक एक्टर हैं जो जिसके वालिद सुपर स्टार से बड़े, आप मान लीजिए 70% इंडस्ट्री उन्हीं की है, और उनके लिए उनसे बड़ा लॉन्च पैड या उनसे बड़ा गॉडफादर कोई नहीं हो सकता बम्बई में। लेकिन फर्जंद मतलब आज भी वालिद के नाम से जाने जाते हैं। और उसी दौर में कोई एक साहब दिल्ली से आए जो बम्बई के नहीं थे, जो इंडस्ट्री के नहीं थे, जिसका ख़ानदान एक्टिंग से ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना फिल्मों से रखता था, वो इनके वालिद से ऊंचा दर्जा पाए। सही बात है। ये एक सामने आपके लिए एग्जाम्पल है कि ख़ानदान हो या जो आपका लॉन्च पैड दिया गया हो, वो डेब्यू के लिए आपको हेल्प कर सकता है। आगे आप अपना लोहा मनवाएंगे खुद अपनी काबिलियत से, अपनी मशक्क़त से, अपनी कोशिश और काविश से। ये फैमिली में होने वालों के लिए ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बग़ैर कोई बैगेज के आ रहे हैं तो यू हैव नथिंग टू लूज़, और आप कहेंगे मैं यहाँ तो पत्थर पोंछने भी तैयार हूँ, सही बात है। राइट, सेट पे चाय पिलाने भी तैयार हूँ, चाय की कप साफ धोने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन शायद ये कोई ख़ानदान जिस मतलब वाबस्तगी रखने वाला, इंडस्ट्री में ख़ानदान से वाबस्तगी रखने वाला, शायद वो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि वो निचला काम है, बल्कि इसलिए नहीं करेगा कि मैं ये करता हुआ दिखाई देना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस। सही बात है। एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, एक ऑडियंस बेस होता है। आप ऐसे ही ये देखिए कि कहीं ना कहीं किसी की शुरुआत तो होती है। आपके वालिद साहब किसी इंडस्ट्री में थे या लाइन में थे, या दादा साहब थे या दादी थे, वालिदा थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो शुरुआत की। वो भी तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर थे। सही है। वो कोई ऊपर से या पैदा होने वाले नर्सिंग होम से विरासत लेके नहीं है। तो ये देखा नहीं जाता कि उन जो एक्सपेक्टेशन एक ख़ानदान को बिलोंग करने के वजह से आप पे भारी पड़ जाते हैं, उसका कितना बर्डन हो जाता है। और ऐसे कई फिल्म मेकर्स हैं, कई सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, जिन अच्छे दोस्त हैं उनके बेटे और बेटियां मेरे, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते वो लोग, इसलिए कि उन्होंने शुरुआत की या शुरुआत ही नहीं की, इसलिए कि भाई हमारे वालिद का ये मकाम था और हम उसको छू नहीं पाए, छू नहीं पाएंगे, इस वजह से वो काम भी शुरू नहीं कर पाए। इतना आसान नहीं है हमने कह देना कि भाई उनको तो प्लेटफॉर्म था, वो तो इस ख़ानदान के हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ख़ानदान के बच्चों के लिए अपना लोहा मनवाना। सही बात है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रोकेंगे जी, बहुत सारी बातें करेंगे। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स
देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने पद्मश्री मोहम्मद अली बेग साहब से। ब्रेक से पहले हमने जाना इनकी फैमिली के बारे में। अब मैं बेग साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उर्दू प्ले स्टेज करते हैं, आपके ड्रामों को मुल्क के अलावा बैरूनी ममालिक में भी बेग ब्रांड के नाम से जाना जाता है। उर्दू ड्रामों को और उर्दू ज़बान को एक आलमी ज़बान की तरह पूरी दुनिया में पेश करना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग काम है और आपको इसमें किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, उर्दू ज़बान के बारे में भी वैसे ही ख्यालात थे जैसे थिएटर के बारे में होते हैं कि भाई उर्दू पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, उर्दू बोलने वाले कम हो रहे हैं जी। इसका फ्यूचर क्या है जी। मैं अपने बैरूनी ममालिक में जो मेरा तजुर्बा रहा मुख्तसर से मैं उसको कहूँगा, और ख़ुसूसन हमारे उर्दू ऑडियंस के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए ये मेरी गुजारिश रहेगी जिसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ज़रूर। आप देखिए, जब फ्रांस में आप कोई काम करते हैं या किसी फ्रेंच टेक्नीशियन या प्रोफेशनल किसी भी इंडस्ट्री के आप बात करते हैं तो वो फ्रेंच बोलते हैं। कुछ लोगों को अंग्रेज़ी आती है, कुछ लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनसे फ्रेंच में बात करें जी। वो बिल्कुल अपने आप को पिछड़ा महसूस नहीं करते कि मैं अंग्रेज़ दा नहीं हूँ, मैं फ़्रेंच बोलता हूँ। और ये इज़राइलियों की भी हालत है, रूसियों की भी हालत है। अगर आपको हिब्रू नहीं आती इसराइल में तो ये आपकी ख़ामी है। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती ये मेरी ख़ामी नहीं है। अच्छा, समझ गया? तो रूसियों का भी यही मामला है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों का, ख़ास तौर से हैदराबादियों का ये है कि अगर हम उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू इदारों से तालीम पाए हैं और अंग्रेज़ी नहीं आती या अंग्रेज़ी मुकम्मल तौर पर पढ़े नहीं है या इंग्लिश मीडियम के नहीं है तो हम में कोई ख़ामी है। ये बिल्कुल सही बात, दुरुस्त बात नहीं है। आप अगर उर्दू से पढ़े हैं, उर्दू ज़बान के प्रैक्टिशनर हैं तो उसी फ़ख्र से, उसी मैं तो कहूँगा एग्रेसिवनेस और एरोगेंस से आगे बढ़ के बोलिए कि मैं उर्दू दा हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो ये आपकी ख़ामी है। अंग्रेज़ी नहीं आती ये मेरी कमी बिल्कुल नहीं है। जब आपका एटीट्यूड ये रहेगा तो इंशाल्लाह उर्दू सिर्फ हैदराबाद की हद तक, लखनऊ की हद तक, दिल्ली के कुछ मोहल्लों की हद तक महदूद नहीं रहेगी। हर शहर, हर जो है मुल्क में बोली जाएगी। जहाँ हम उर्दू करते हैं, बाज़ फेस्टिवल में वो ख़ुद ख्वाहिश करते हैं, चाहे यूरोप में हो, कनाडा में हो, कि आप अपना प्ले उर्दू में कीजिएगा क्योंकि वी वांट आवर ऑडियंस टू गेट अ फ्लेवर ऑफ द लैंग्वेज। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन उर्दू का लुत्फ़ उठाएँ, उर्दू का जायक़ा उठाएँ। फ्रांस के यूरोप के एक मुल्क में, फ्रांस से 5 घंटे दूर एक फेस्टिवल में हमारे खुली दिलों का शहज़ादा को बुलाया गया था, जो वाक़ई उर्दू में मरहूम खदीर जमा साहब का लिखा हुआ, अच्छा, तर्जुमा किया हुआ। बारिश की धारा मुझे रोकती रही लेकिन भाग तुम्हारी मंजिल मुझे रास्ता दिखाती रही। हम उर्दू में वहाँ पे ड्रामा पेश कर रहे हैं। उर्दू तो छोड़िए, वहाँ पे 20% ऑडियंस अंग्रेज़ी बोलने वाली थी। वहाँ पे फ्रेंच, रशियन, पोलिश, आर्मेनियन, हंगेरियन ऑडियंस है वहाँ पे, अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते। और जब खुली दिलों का शहज़ादा जो 1 घंटे का ड्रामा है शुरू हुआ, हॉल खचा का जो भरा हुआ, मखमली नीला आसमान, तो मैंने सोचा कि भाई हिंदुस्तान से आए हुए हैं, हिस्टोरिकल ड्रामा है, लव स्टोरी है, इसीलिए लोग ख्वाहिशमंद हैं। अब आप तैयार हो जाइए कि 10 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुलने वाला है
और वहाँ से सारे लोग गायब होने वाले हैं एक के बाद एक, और प्ले ख़त्म होने तक अगर ऑर्गेनाइज़र और उनकी बीवी वहाँ आपको नज़र आए तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान से फ्रांस का 5-6 हज़ार मील का आपका सफ़र मुकम्मल कामयाब हो गया रहा। है। कामयाबी नहीं, मुकम्मल रहा। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात पे, और इस बात का मुझे भी फ़ख्र है कि ना सिर्फ वो बैठे रहे बल्कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। क्या बात है। ना सिर्फ उस शो में बल्कि बाद के शो में लोग आके बोलने लगे कि आपकी जो ज़बान थी वो हमें हमारे ज़बान की पोइट्री जैसे लगी। क्या बात। लोग आके लिबास छुकर कहने लगे हम देख सकते हैं आप टेक्सचर, ये कुतुब शाही दौर के लिबास है, ये कुतुब शाही दौर का फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ। कई ऐसे मुकामात पे जहाँ लोग उर्दू, जैसे मैंने कहा उर्दू तो छोड़ी अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते, वहाँ पे हम उर्दू में ड्रामे करते आए इस फ़ख्र के साथ कि हम यहाँ पे अपनी मादरी ज़बान, अपने वतन की ज़बान का प्रोपगेशन कर रहे हैं। जो भी हो अपने दो कौड़ी के एफ़र्ट से, लेकिन कर रहे हैं। तो इस तरह से, और ये भी एक चीज़ है कि हम मुट्ठी भर उर्दू दान के ज़िम्मे उर्दू ज़बान को कर बैठे हैं कि भाई ये तो अब अगले जनरेशन की लैंग्वेज है नहीं। अब मेरा सवाल मैं आपसे या हमारे नाजरीन से करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं, पहला स्कूल जब आप चुनते हैं वो सिटी का टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल चुनते हैं, आप उर्दू मीडियम स्कूल नहीं चुनते। आप ये नहीं चुनते कि जिस लाजिम तौर पे आप अंग्रेज़ी सिखाना चाहेंगे अपने लड़के या लड़की को, जिस लाजमी तौर पे अरबी सिखाना चाहेंगे, दीनी तालीम देना चाहेंगे, उतनी ज़रूरत आप नहीं महसूस करते उर्दू ज़बान से वाबस्ता करने के लिए अपनी औलाद को। तो जब आपके पास ही अपनी ज़बान की अहमियत नहीं है तो दर्शकों के पास क्या होगी और बाहर ममालिक में क्या होगी। ये हमको करना चाहिए। जो साबिन अलम्बरदार हैं उर्दू ज़बान के, ठेकेदार हैं उर्दू ज़बान के, उनको चाहिए कि अपनी ठेकेदारी और अलम्बरदारी बखूबी निभाएं, ना सिर्फ अपने शेरवानी और टोपियों तक महदूद रख के, माफ़ कीजिएगा मैं ये उर्दू की प्रोप्राइटरशिप के बनिस्बत ये बात कर रहा हूँ, बल्कि उनको अगले जनरेशन और उनके अगले जनरेशन तक पहुँचाने की काविशें अपने ज़िम्मे कर लें। बेशक। तो बहुत अच्छी आपने राय या तजवीज़ पेश की है। तो बिग साहब आप सिनेमा से भी जुड़े हैं तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और थिएटर के अलावा आपने सिनेमा में भी एक अलग पहचान कायम की है। अगर हम तमिल फिल्म की बात, जो आरवी और कोबरा की बात करें, या फिर तेलुगु वेब सीरीज़ की बात करें तो शायकीन ने काफ़ी पसंद किया। आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा कि आप एक साथ इतनी सारी ज़ुबानें जैसे उर्दू, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में स्क्रीन पर नज़र आते हैं? देखिए ये सब बेरोज़गारी की अलामतें हैं। अगर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते, आर्किटेक्ट वकील बन जाते तो ये सब नहीं करना पड़ता। ये है कि उर्दू तो मादरी ज़बान है, अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, उसमें काम कर लेते हैं, लेकिन जो तमिल काम का सिलसिला रहा है उसका क्रेडिट मैं अपनी बीवी को दूंगा। अच्छा। क्योंकि वो चेन्नई की हैं। अच्छा। और मेरा ससुराल चेन्नई का है। अच्छा। ये नहीं कि वो बड़ी तमिल बोल लेती हैं, वो भी आजकल की जनरेशन की तरह अंग्रेज़ी बोलती हैं, तमिल से वक्फियत है नहीं, लेकिन मुझे तमिल के वो हिज्जे करा देती हैं और बोलता क़ायदा पढ़ा देती हैं। अच्छा। जिसकी बनिस्बत तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला और आसानी से कर सका। तेलुगु मैं लिखता पढ़ता भी हूँ, आपको ताजुब होगा। अच्छा। तो उस हिसाब से तेलुगु भी बोल लेता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सीरियसली एक एक्टर के लिए, एज अ प्रोफेशनल एक्टर, आपको कई ज़बानों में काम करना ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। एक्टर का जॉब बन जाता है कि जिस ज़बान में आपने एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है उस ज़बान में, उस महारियत से आप काम करें। तो कई एक्टर्स हैं, मैं तो सिर्फ, आप 4 ज़बानों की बात की आपने, कई एक्टर हैं जो 7-8 ज़बानों में
काम करते हैं और बखूबी अपना काम अंजाम देते हैं, तो एक एक्टर के लिए ज़रूरी होता है, जैसे फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी होती है, इमोशन ज़रूरी होते हैं, एक्सप्रेशन ज़रूरी होती है, हाफिज़ा ज़रूरी होता है इतने लंबे डायलॉग याद करने का, उसी तरह ज़बान पे भी अपनी महारत रखना बहुत ये ज़रूरी भी एक होता है। एक्टर का जॉब होता है। बेशक। और मैं यहाँ ये भी करूँ, एक्टिंग और एक्टर का जॉब बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही सीरियस है। और जहाँ तक भी आपने जिक्र किया मकामात का, जहाँ मेरी थिएटर हुई है, यहाँ तक आए हैं हम, ये शायद इसी वजह से कि मेरा जो अप्रोच रहा है थिएटर को वो वैसा ही रहा है जैसे एक ब्यूरोक्रेट का होता है अपने जॉब के मुतालिक, एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील या डॉक्टर का होता है अपने प्रोफेशन के तहत। मैं ये नहीं समझता कि ये एक मशगला है कि उसको शाम में रिहर्सल करके कर लें, चाहे बिस्किट पे या किसी और तरह के लवाजिमात पे। ये मेरा मानना नहीं है। 9 से 5 या 9 से 7 काम होता है, बल्कि बाज़ वक्त तो 10 से 2 भी काम होता है। सही तो बात। एक्टिंग थिएटर बहुत ही सीरियस चीज़ है और इसको उसी इज्जत से देखनी चाहिए जिस इज्जत से आप बाकी प्रोफेशंस को देखते हैं। यही हमारी एक काविश रही पिछले 15 साल में खादिर अली बेग थिएटर फाउंडेशन के, कि थिएटर को किस तरह से डिग्निटी और प्रेस्टीज लाए, कि थिएटर वाले भी उसी मियार के फ़नकार हैं जैसे क्लासिकल म्यूजिशियन हों, जैसे फैशन इंडस्ट्री के मॉडल्स हों, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स हों, जैसे IPL क्रिकेटर्स हों। सही बात है। तो बेग साहब, अभी आपने जिक्र किया मतलब आपकी अहलिया मोहतरमा जी, की वजह से आप तमिल नूर बेग नाम। नूर बेग, सारा क्रेडिट नूर बेग को जाता है, आपने जो तमिल फिल्म की। तो मैं एक सवाल यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि स्टेज प्ले में फ़नकारों के अफराद ख़ानदान का ताउन होना क्या इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ भी आपसी मेल मिलाप और इंडस्ट्री में जान पहचान को तरजीह दी जाती है? आप घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं उसी सवाल से। मुझे लगता है आप एक ख़ास अदाकारा को ज़्यादा देखते रहते हैं अपने फ़ोन पे वगैरह वगैरह। बिल्कुल तरजीह देनी चाहिए 100%, अच्छा। और बिल्कुल इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर फ़नकार की अहमियत उसके ख़ानदान वाले ना करें तो बाहर वाले क्यों करेंगे, ये बताइए आप। तो ये ज़रूरी है कि उसको ख़ानदान का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको, मुझे ये जो भी मिला विरसे में वालिद साहब से मिला, इसका जो भी दुआएं हैं वालिदा मोहतरमा की तरफ से मिली, ख़ानदान के का हर फर्द हमारे, यहाँ तक कि ख़ानदान के मुलाजिमीन तक, आप चाहे घर के काम करने वाले हो या जो है बावर्ची हो या हमारे माली हो या हमारे चौकीदार हो, कल कोई एक्टर की ज़रूरत पड़ जाए तो अलग अलग रोल में अलग अलग उम्र के लोग 25 से 30 हमारे घर में मौजूद हैं। और मैं इसी प्रचार को और आगे बढ़ाना चाहूँगा हर इंडस्ट्री में। अच्छा, चलिए बेग साहब, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और बहुत सारी बातें की जाएं, तो हमारा जो आखिरी राउंड होता है, जो रैपिड फायर जिसको हमने नाम दिया है चलते चलते, जी तो उसमें होगा ये कि सवाल होगा, आप 3 सेकंड में जवाब देंगे। जी, तो क्या आप रेडी हैं? पहला सवाल यह है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मुग़ल आज़म के आसिफ साहब की और बिमल रॉय साहब की बंदनी। ओके। आपका पसंदीदा उर्दू ड्रामा कौन सा है? मैं फिर आपके सवालों का जवाब का मजमुआ यहाँ दूंगा। मेरे वालिद बुजुर्गवार जी का रेशम की डोर। जी। फेवरेट स्पोर्ट्स? पोलो और हॉर्स राइडिंग। ओके। आपका पसंदीदा ड्रामा मुसन्निफ कौन है? मेरे वालिद माशाल्लाह। मरहूम खादिर अली बेग साहब। आपको ज़िंदगी में सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली? कई लोगों से कई एडवाइस मिलती रही हैं। एक चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन वालदा की, मेरी वालदा मोहतरमा बेगम रज़िया बेग साहबा की एक बहुत ही अच्छी एडवाइस मेरे जहन में रहती है, अपने एग्रेसिवनेस और गुस्से वाले टेम्पर को लेकर के, कि वो अगर किसी को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ तो कभी बचपन में उन्होंने ये कहा था, शायद वो ख़ुद थोड़े से बहुत कम गुस्से में आते हो, बहुत ही कंपोज रहते हैं,
जो इंस्पायरिंग हमारे लिए भी है। तो उन्होंने कहा था कि बाबा अगर कोई और गधा बन रहा है तो तुम क्यों गधे बनते हो। अच्छा, तो बड़ी अच्छी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा घोड़ा बना रहा हूँ। अच्छा, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होते तो आज क्या करते, आपका जॉब क्या होता? दादा साहब का पेशा अख्तियार करता और घोड़ों में, घुड़सवारी में, पोलो में अपना वक्त गुजारता। अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों कहते हैं? किसको? मुहावरा क्यों कहते हैं? अभी उन लोगों से पूछिए आप जिसको मुर्गो माही का ज़ौक़ नहीं है अच्छा। या जायका नहीं है, वो ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। वरना मुर्गी और दाल की कोई बराबरी नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको अगर एक मौका दें आपसे खुश होकर कि आपकी कोई एक ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिश क्या होगी? खिदमत खल्क़ की। अच्छा, आप यूएस से शो करने जा रहे हैं, बिज़नेस क्लास में बैठे हैं, 17 घंटों का तवील सफ़र होता है, साथ वाली सीट खाली है, किसको बैठाना पसंद करेंगे, प्रियंका चोपड़ा या करीना कपूर? क्या बातें करेंगे उनसे? नहीं, अभी कोरोना वायरस के ज़माने में साइड की सीट खाली हो तो ही बेहतर है। अच्छा, अच्छा, पसंदीदा खाना? सारे हैदराबादी खाने पसंदीदा हैं मेरे। नहारी, मरग, अच्छा, लगन के कबाब। अच्छा, आपने एक पूछा, मैंने 3 कह दिए। अरे क्या बात है। अच्छा, आप या आपकी अहलिया किसको जल्दी गुस्सा आता है? हम दोनों बड़े पीसफुल लोग हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं और दोनों को बहुत ही कम गुस्सा आता है। शायद मुझे। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने इतना वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा, मुझे मदऊ किया, अपना वक्त निकाला और अपने ऑडियंस के साथ कुछ मेमोरीज़, कुछ लम्हे शेयर करने का मौका दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।